गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अमित जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज आपको कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसको हम गेटिंग सिस्टम बोलते हैं, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। गेटिंग सिस्टम होता क्या है, एक अच्छे गेटिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं गेटिंग सिस्टम के, और उन एलिमेंट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। उसके पहले मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको मोल्डिंग बॉक्स के बारे में बताया था, मोल्ड मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताया हुआ था। मोल्ड मेकिंग होता क्या है, मोल्ड होता क्या है, कितने प्रकार का हमारा मोल्ड होता है, टेम्परेरी मोल्ड हमारा क्या होता है, परमानेंट मोल्ड हमारा क्या होता है। उसके बाद मोल्ड के लिए किस टाइप की सैंड का हम यूज करते हैं, ग्रीन सैंड मोल्ड क्या होता है, ड्राई सैंड मोल्ड क्या होता है, मोल्ड मेकिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, मशीन मोल्डिंग क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि किस केस में हम मशीन मोल्डिंग का यूज करते हैं। सैंड कास्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। मैंने आपको बताया था कि जब हम कभी सैंड कास्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ पैटर्न करते हैं, आफ्टर दैट हम सैंड को प्रिपेयर करते हैं। सैंड प्रिपेयर मीन्स सैंड की बाइंडिंग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, एडिसिवनेस को इम्प्रूव करना। उसके लिए हम सैंड में क्ले और मॉइस्चर को मिक्स करते हैं, जिसके कारण सैंड की बाइंडिंग स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है। उसके बाद हमने एक अच्छे मोल्डिंग मेकिंग प्रोसेस के लिए क्या डिज़ाइन कंसीडरेशन होती हैं उसके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस लेक्चर में हम किन किन कंटेंट को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन और ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ गेटिंग सिस्टम। सेकेंड है डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ऑफ अ गेटिंग सिस्टम। एक अच्छे गेटिंग सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं गेटिंग सिस्टम में। आज के लेक्चर पर ही हमारा एक छोटा सा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि क्विज होगा, जिसको कि आपको LMS के थ्रू सबमिट करना होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आज का जो लेक्चर हमने आपको डिलीवर किया हुआ है और एज ए स्टूडेंट आपने जो अटेंड किया है उससे आपने क्या सीखा। लास्ट में हम रेफरेंसेस जो कि अच्छे राइटर्स की बुक हैं जिनको आप डिटेल स्टडी के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करें उसके पहले मैं कुछ आपको प्री रिक्विजिट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि यदि स्टूडेंट गेटिंग सिस्टम जैसे टॉपिक को समझना चाहता है, उसके पहले स्टूडेंट्स को कास्टिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि कास्टिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कास्टिंग क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, और सैंड कास्टिंग में हम मोल्ड कैविटी कैसे बनाते हैं। ये उसके बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो आसानी से गेटिंग सिस्टम को समझ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम गेटिंग सिस्टम की।
सो जनरली गेटिंग सिस्टम एक पैसेज होता है जिसके माध्यम से मॉल्टन मेटल हमारा मोल्ड कैविटी तक आसानी से पहुंचता है। तो जो हम पैसेज प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस, ताकि मॉल्टन मेटल आसानी से मोल्ड कैविटी में पहुंच सके, उस पैसेज को, उस अरेंजमेंट को हम गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजाइन रिक्वायरमेंट ऑफ द गेटिंग सिस्टम। अब जो गेटिंग सिस्टम है इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जनरली गेटिंग सिस्टम जो प्रोवाइड किया जाता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ताकि हमें डिफेक्ट फ्री कास्टिंग मिल सके। सो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव, टू गेट द डिफेक्ट फ्री कास्टिंग, ताकि जो डिफेक्ट ड्यूरिंग द कास्टिंग डेवलप हो सकते हैं वो हमारे मिनिमाइज हो जाएं, रेक्टिफाइज हो जाएं। उसके लिए गेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें डिफेक्ट फ्री कास्टिंग मिले उसके लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं या सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब हम गेटिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला है हमारा स्मूथ मेटल फ्लो। तो जनरली जो मेटल हमारा मोल्ड कैविटी तक पहुंचता है वो विदाउट एनी टर्बुलेंस मोल्ड कैविटी तक पहुंचे। अगर ड्यूरिंग द फ्लो मॉल्टन मेटल में टर्बुलेंस क्रिएट होंगे तो जो हमारी मोल्ड कैविटी होगी वो अनकम्प्लीट रह जाएगी और उसके कारण डिफेक्ट आ सकते हैं। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है गेटिंग सिस्टम की, दैट इज स्मूथ फ्लो ऑफ मॉल्टन मेटल विदाउट एनी टर्बुलेंस। सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेस मोल्ड इरोजन। दैट मीन्स जब मेटल हमारा फ्लो करता है मोल्ड के अंदर तो वो इस तरीके से फ्लो होना चाहिए कि मोल्ड से कोई भी सैंड पार्टिकल्स इरोड ना हो। अगर वो सैंड पार्टिकल्स इरोड होंगे so this will be flow with molten metal and they will collect inside the mold cavity and they will responsible for the casting defect. नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है गेटिंग सिस्टम की, इट शुड बी इकोनॉमिकल। सो यहाँ पर हमने बात करी है इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल किस वे में होना चाहिए? दैट मीन्स इजी टू इम्प्लीमेंट एंड रिमूव आफ्टर कास्टिंग सॉलिडिफिकेशन। तो हम इस तरीके से गेटिंग सिस्टम को डिजाइन करें कि आसानी से उसको बना सकें और जब हमारा मॉल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो जाए तो उसको हम कास्टिंग से आसानी से निकाल सकें। अगर उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मशीनिंग की रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी तो फिर ये जो हमारा गेटिंग सिस्टम होगा वो इकोनॉमिकल नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉप इम्प्योरिटीज। तो जो पैसेज है, जिस पैसेज से मॉल्टन मेटल मोल्ड कैविटी तक पहुंचता है, तो वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि उसमें अनवांटेड मटेरियल लाइक ड्रॉस और फॉरेन मटेरियल्स हमारे मोल्ड कैविटी तक ना पहुंच सकें। कैविटी के पहुंचने से पहले ही हम उन इम्प्योरिटीज को, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमें गेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर कूलिंग। तो यहाँ पर प्रॉपर कूलिंग से मतलब हमारा क्या लेना देना है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। दैट मीन्स देयर शुड बी अ प्रॉपर थर्मल ग्रेडियंट so that the casting is cooled without any shrinkage of cavities or distortion. अगर प्रॉपर कूलिंग होगी तो मेटल हमारा श्रिंक नहीं करेगा। अगर थर्मल ग्रेडियंट हमारा वेरिंग करेगा
तो उस केस में डिस्टॉर्शन और श्रिंकेज जैसे डिफेक्ट डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर हम इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो जो हमें कास्टिंग मिलेगी दिस शुड बी डिफेक्ट फ्री। इसके अलावा अगर हम और बोलें तो द गेटिंग सिस्टम शुड इंश्योर दैट इनफ मॉल्टन मेटल रीचेज द मोल्ड कैविटी। ज़्यादा से ज़्यादा मॉल्टन मेटल हमारा मोल्ड कैविटी में पहुँचे, ये हमारा प्राइम मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है गेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने का। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा गेटिंग सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर दिखाया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा पोरिंग बेसिन है, ये वाला इस एरो से जो दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द पोरिंग बेसिन। देन दिस इज द स्प्रू, ये हमारी पार्टिंग लाइन है जो दो बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड करती है। अपर पार्ट इज कॉल्ड कोप, बाहर लोअर पार्ट इज कॉल्ड ड्रैग। ये हमारा स्प्रू बेस है या इसको हम बेल बोलते हैं। ये रनर है, रनर स्प्रू बेस और स्किम बॉब को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी हमारा रनर है और यहाँ पर हमने एक चौक बनाया हुआ है जो कि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारी मोल्ड कैविटी है, ये हमारा इनगेट्स है, गेट या इनगेट्स एक ही बात होती है, और ये हमारा राइजर है। सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ गेटिंग सिस्टम। आगे के लेक्चर में हम इन सभी पार्ट्स के बारे में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं elements of a getting system. So first one is the pouring basin, then sprue base or valve, runner, skim bob, gates for gates and in-gate। तो ये गेट्स एंड इन गेट है हमारा, यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट हमने फॉर टाइप कर दिया था। सो गेट्स एंड इन गेट्स, देन चॉक एंड देन राइजर। तो आगे के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन सभी एलिमेंट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोरिंग बेसिन। तो मैंने आपको बताया था कि पोरिंग बेसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था पोरिंग बेसिन हमारा कुछ इस टाइप का हमारा पोरिंग बेसिन होता है। ये पोरिंग बेसिन है जो कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था। सो ये हमारा पोरिंग बेसिन है, ये जो हमने यहाँ पर बनाया दैट इज अवर पोरिंग बेसिन। सो जनरली द पोरिंग बेसिन में हम क्या करते हैं, लेडल की सहायता से मॉल्टन मेटल को पोर करते हैं। जो हमारा मेटल मॉल्टन स्टेट में होता है उसको लेडल की सहायता से हम पोरिंग बेसिन में पोर करते हैं, जिसमें पोरिंग बेसिन से हमारा मॉल्टन मेटल होता हुआ स्प्रू में पहुंचता है और स्प्रू से रनर और रनर से मोल्ड कैविटी में पहुंचता हमारा जाता है। मेटल हमारा इस तरीके से पहुंचता है। सबसे पहले हम मॉल्टन मेटल को पोरिंग बेसिन में डालते हैं, वहां से मेटल हमारा स्प्रू में पहुंचता है, स्प्रू से होता हुआ रनर, रनर से मोल्ड कैविटी में, एंड मोल्ड कैविटी जब हमारी कम्प्लीटली फुलफिल हो जाती है तो वह मेटल हमारा राइजर में पहुंच जाता है। सो जनरली द बेसिन मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोरिंग हेड through wear and hold back slag and dirt which float on the surface of the molten metal। तो जनरली पोरिंग बेसिन को प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड द कांस्टेंट हेड एज वेल एज इट ट्रैप द बैक स्लैग दैट इज द इम्प्योरिटीज। बिकॉज स्लैग क्या होता है, लाइट वेट होता है, जिसके कारण स्लैग मेटल के अपर सरफेस पर फ्लोट करता है। तो पोरिंग बेसिन एक तो कांस्टेंट हेड मेंटेन करता है, उसके अलावा बैक स्लैग या डर्ट या जो इम्प्योरिटीज होती है उसको ट्रैप कर लेता है। तो ये हमारा पोरिंग बेसिन का फंक्शन होता है। आगे हम बात करते हैं स्प्रू। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये वर्टिकल पैसेज वे है और ये टाइप्स ऑफ स्प्रू के बारे में यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये हमारा पॉजिटिव टेपर स्प्रू है, आप देख सकते हैं ये टेपर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स टेपर स्प्रू और नेगेटिव स्प्रू। ये हमारा स्ट्रेट
और नो टेपर स्प्रू इसको हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्प्रू के बारे में। सो द वर्टिकल पैसेजवे थ्रू विच द मोल्टन मेटल फ्लो डाउन फ्रॉम अ पार्टिंग प्लेन इज कॉल्ड द स्प्रू। तो यहाँ से मोल्टन मेटल हमारा पार्टिंग प्लेन पर फ्लो करता है, वर्टिकल पैसेजवे को हम स्प्रू बोलते हैं। अब यहाँ पर स्प्रू का फंक्शन क्या है? सो द फंक्शन ऑफ द स्प्रू is to provide an entrance to mold cavity for the molten metal। तो ये स्प्रू हमारा एक एंट्रेंस प्रोवाइड करता है मोल्टन मेटल को, ताकि मोल्टन मेटल हमारा मोल्ड कैविटी तक पहुंच सके। तो अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, स्प्रू कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी: पॉजिटिव स्प्रू, रिवर्स और टेपर स्प्रू, स्ट्रेट स्प्रू। सो बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं स्प्रू। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है, एलिमेंट हमारे इस टॉपिक का, दैट इज स्प्रू बेस और बेल। तो यहाँ पर हमने डायग्राम में दिखाया था आपको, ऊपर पोरिंग बेसिन था, उसके बाद स्प्रू था, और स्प्रू के जस्ट बाद एक कलेक्टिंग या रिजर्वायर था जिसको हम स्प्रू बेस बॉल बोलते हैं, बेस और बेल बोलते हैं। सो एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू इज अ रिजर्वायर फॉर मोल्टन मेटल। तो स्प्रू के बॉटम पर एक रिजर्वायर होता है जहाँ पर मोल्टन मेटल हमारा कलेक्ट होता है, जिसको हम स्प्रू बेस और बेल कहते हैं। सो जनरली इट सर्व्स टू डेसिपेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द falling stream of molten metal. The molten metal then change direction and flow into the runner। तो ये हमारा स्प्रू बेस का फंक्शन होता है। ये काइनेटिक एनर्जी को डेसिपेट करता है, जिसके वजह से जो हमारा मोल्टन मेटल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वह रनर की ओर फ्लो करने लगता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्प्रू बेस और वेल। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा, दिस इज द रनर। तो जनरली आपने देखा होगा स्प्रू बेस और स्किम बॉब के बीच में जो हमने अरेंजमेंट प्रोवाइड किया था वो हमारा रनर कहलाता है। सो इट इज अ जनरली लोकेटेड इन पार्टिंग प्लेन विच कनेक्ट द स्प्रू टू इट्स इनगेट। स्प्रू और गेट को जो कनेक्ट करने वाला एक पैसेज होता है उसको हम रनर बोलते हैं। जनरली जो हमारे रनर होते हैं दे आर मेड ट्रेपेजोइडल इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं फेरस मेटल के केस में, अगर हम कास्टिंग करते हैं तो फेरस मटेरियल की जो हम कास्टिंग करते हैं उस कंडीशन में हम रनर को कोप वाले पार्ट में कट करते हैं। कोप यानी अपर पार्ट ऑफ द फ्लास्क और मोल्डिंग बॉक्स, जबकि इनगेट्स को हम ड्रैग में कट करते हैं। तो ये फेरस के मटेरियल के केस में है। इसका ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज ऐसा करने से जो स्लैग एंड ड्रॉस होता है वो लाइट होता है, और लाइट होने के वजह से वो अपर पोर्शन में ही हम उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो रनर के अपर पोर्शन में ही हम उसको ट्रैप कर लेते हैं फेरस मटेरियल के केस में, ठीक है ना। यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा रनर एक्सटेंशन क्या होता है। सो द रनर इज एक्सटेंडेड अ लिटिल फर्दर आफ्टर इट encounters द इनगेट। दिस एक्सटेंशन इज प्रोवाइडेड टू ट्रैप द स्लैग इन द मोल्टन मेटल। तो मोल्टन मेटल को ट्रैप करने के लिए रनर का जो एक्सटेंशन हम करते हैं उसको रनर एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा स्किम बॉब। So generally it is an enlargement along the runner whose function is to trap heavier and lighter impurities। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो प्रॉपर गेटिंग सिस्टम होता है वो इंश्योर करता है कि हमारा प्योर मेटल इम्प्योरिटीज फ्री मेटल मोल्ड कैविटी में पहुँचे। तो यहाँ पर हैवी और जो लाइट इम्प्योरिटीज होती हैं उनको ट्रैप करने के लिए हम स्किम बॉब का यूज करते हैं। तो जो हमारा स्लैग होता है दिस इज द
लाइट इम्प्योरिटीज, वाइल जो इरोडेड सैंड होती है जो कि मेल्ट से इरोजन के कारण निकलती है वो हैवी होती है। तो स्किम बॉब के द्वारा हम इन सारी इम्प्योरिटीज को ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम गेट्स। सो गेट्स ऑल्सो कॉल द इनगेट्स, गेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इनगेट्स भी बोलते हैं। एंड जनरली दीज आर द ओपनिंग्स थ्रू विच द मॉल्टन मेटल एंटर्स इनटू द मोल्ड कैविटी। तो गेट क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जिसके माध्यम से हमारा मॉल्टन मेटल मोल्ड कैविटी तक पहुंचता है। तो जो ओपनिंग है, जिस ओपनिंग से मॉल्टन मेटल मोल्ड कैविटी में पहुंचता है, उस ओपनिंग को हम गेट्स या इनगेट्स बोलते हैं। सो द शेप एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इनगेट should be such that it can radially be broken off after casting solidification and also allow the metal to enter quickly into the mold cavity. तो जनरली जो गेट्स का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसके कारण मॉल्टन मेटल आसानी से मोल्ड कैविटी में पहुँचे, और जब हमारी कास्टिंग सॉलिडिफाई हो जाए तो आसानी से हम उसको ब्रेक कर सकें, आसानी से उन गेट्स को हटा सकें। सो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन गेट्स में बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम टॉप गेट है, जिसमें कि हम जो टॉप गेट का यूज होता है दैट इज लिमिटेड टू स्मॉल एंड सिंपल मोल्ड और लार्जर कास्टिंग। तो अगर स्मॉल हो, सिंपल डिजाइन हो, लेकिन साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, बट डिजाइन क्या होना चाहिए, सिंपल। उस केस में हम कौन सा गेट यूज करते हैं, टॉप गेट। उसके बाद जो सेकंड गेट है दैट इज द पार्टिंग गेट। सो एज द नेम इम्प्लाइज द मेटल एंटर्स इनटू द मोल्ड एट द पार्टिंग प्लेन व्हेन पार्ट ऑफ द कास्टिंग इज इन द कोप एंड पार्ट इन द ड्रैग। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी मोल्ड कैविटी है, इसका आधा पोर्शन हमारा कोप में है जबकि आधा पोर्शन हमारा ड्रैग में है। तो यहाँ पर मोल्टन मेटल हमारा एंटर करता है पार्टिंग प्लेन से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पार्टिंग गेट। नेक्स्ट है हमारा बॉटम गेट। सो जैसा कि इसका नाम है, बॉटम गेट में जो मेटल एंटर करता है मोल्ड कैविटी में दैट इज एंटर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड कैविटी। सो इन द बॉटम गेटिंग सिस्टम द molten metal flow down the bottom of the mold cavity in the drag and enters at the bottom of the casting and rises gently in the mold and around the cores. So this is the diagram for the bottom gate system. So generally bottom gates are best suited for large size steel casting. अगर हमें स्टील की कास्टिंग बनानी है जिसका साइज बहुत ज़्यादा होगा, उस केस में हम बॉटम गेट का यूज करते हैं। जबकि जो अभी हमने पार्टिंग गेट बताया था, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड गेट इन सैंड कास्टिंग। तो सैंड कास्टिंग में मोस्ट वाइडली हम पार्टिंग गेट का यूज करते हैं, और अगर हमें स्टील की लार्ज साइज की कास्टिंग बनानी हो तो हम बॉटम गेट का यूज करते हैं। उसके बाद है ये हमारा स्टेप गेट। सो द स्टेप गेट्स, इसमें क्या होता है, वी आर प्रोवाइड मल्टीपल गेट्स थ्रू विच द molten मेटल गो इनसाइड द मोल्ड कैविटी। तो जब हमारी कास्टिंग का साइज बहुत बड़ा होता है उस केस में हम नंबर ऑफ गेट्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से molten मेटल ग्रेजुअली हमारा मोल्ड कैविटी तक में पहुंचा जा सके। सो जब जो मल्टीपल गेट्स हम प्रोवाइड करते हैं इसके वजह से हमारा मेटल ग्रेजुअली मोल्ड कैविटी में फिल होता है विदाउट मोल्ड एरोजन, और इसके वजह से जो कास्टिंग प्रोड्यूस होती है बहुत ही अच्छी लेवल की कास्टिंग हमारी प्रोड्यूस होती है। सो जनरली स्टेप गेट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग हैवी एंड लार्ज कास्टिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा चोक। सो चोक बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी बहुत सारे इन द सेंस 3 महत्वपूर्ण फंक्शन को परफॉर्म करता है। एंड choke, it is the part of the gating system which has the smallest cross sectional area. गेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, तो चौक को जस्ट पहले मोल्ड कैविटी के पहले हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो फंक्शन होता है
to control the rate of metal flow to help lower the flow velocity in the runner. सेकेंड जो फंक्शन है मिनिमाइज सैंड एरोजन, तो चौक की सहायता से हम कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करते हैं जिसके वजह से वेलोसिटी वेरिएबल नहीं होती है, जिसकी वजह से मोल्ड से सैंड पार्टिकल्स हमारे इरोड नहीं होते हैं। और थर्ड इम्पोर्टेंट है टू होल्ड बैक स्लैग एंड फॉरेन मटेरियल्स एंड फ्लोट दीज इन द कोप साइड ऑफ द रनर, दैट मीन्स इम्प्योरिटीज को कैच करना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा राइजर। सो राइजर आर द रिजर्वायर डिजाइंड एंड लोकेटेड टू फीड मोल्टन मेटल टू द सॉलिडिफाइंग कास्टिंग टू कंपनसेट फॉर सॉलिडिफिकेशन सिंक्रेज। तो जनरली जो राइजर होता है एक हेड प्रोवाइड करता है। जब मोल्ड कैविटी के अंदर मेटल हमारा सॉलिडिफाई होता है तो सॉलिडिफिकेशन के कारण मेटल हमारा श्रिंक होता है। उस कंडीशन में जो राइजर में मेटल होता है वो हमारा एक हेड प्रोवाइड करता है जिससे कास्टिंग हमारी आसानी से फुलफिल हो सके। इसके अलावा कई सारी कंडीशन में राइजर हमें एज ए इंडिकेटर भी वर्क करता है जिसकी सहायता से हम ये देख सकते हैं कि हमारी मोल्ड कैविटी कम्प्लीटली फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है। और अकॉर्डिंग टू द यूज राइजर में भी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी: टॉप राइजर, साइड राइजर, ओपन राइजर एंड ब्लाइंड राइजर। तो आप यहाँ पर देखेंगे आज हमने इस लेक्चर में गेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। गेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक अच्छे गेटिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद हमने डिस्कस किया वेरियस एलिमेंट ऑफ गेटिंग सिस्टम। उसमें मैंने बताया कि जो पहला एलिमेंट होता है वो हमारा पोरिंग बेसिन होता है, उसके बाद हमारा स्प्रू होता है, नेक्स्ट जो पार्ट है स्प्रू बेस या वेल होता है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा रनर है, नेक्स्ट एलिमेंट स्किम बॉब है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा चोक है, उसके बाद हमारा गेट्स और इनगेट है, और लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट है राइजर है। तो आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने गेटिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को समझा। मैंने आपको बताया था कि गेटिंग सिस्टम कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ये पैसेज होता है, अरेंजमेंट होता है जिसके कारण हमें डिफेक्ट फ्री कास्टिंग मिल सके। तो डिफेक्ट फ्री कास्टिंग के लिए मोल्टन मेटल को फ्लो कराने के लिए, स्मूथली फ्लो कराने के लिए जो अरेंजमेंट हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा क्विज है जो कि बेस्ड है हमारे आज के इस लेक्चर पर। तो पहला क्वेश्चन है द लिक्विड मेटल दैट रन्स थ्रू द चैनल विदाउट फ्रिक्शन इन द मोल्ड ओवेज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम। तो विदाउट फ्रिक्शन जो मोल्टन मेटल हमारा कैविटी के अंदर फ्लो हो रहा है वो किस प्रिंसिपल के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है बर्नौली थ्योरम, क्लासियस थ्योरम, कार्नोट थ्योरम एंड हेल्महोल्ट्ज थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू लेस पोरिंग टाइम ऑफ मोल्टन मेटल इन द मोल्ड: लैमिनार फ्लो, विस्कस फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो। तो आपको यह क्विज सबमिट करके LMS पर अपलोड करना है जिसका मैं एवेल्यूएशन करके आपको मार्किंग अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करूंगा। अगर हम लर्निंग आउटकम की बात करें तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों ने सीखा है कि गेटिंग सिस्टम होता क्या है, एक अच्छे गेटिंग सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और गेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना क्यों आवश्यक होता है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से हम गेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे उतने ही डिफेक्ट के चांसेस कास्टिंग में कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज के इस लेक्चर की लर्निंग आउटकम थी। अगर हम रिसर्च स्कोप की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अगर चाहें तो गेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स का साइज, शेप, इनको रेक्टिफाई करके आप बहुत सारे प्रोसेस पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो रनर, राइजर, इनकी सहायता से हम कैसे डिफेक्ट फ्री कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं ये आप इस पर एक रिसर्च कर सकते हैं। रेफरेंसेस के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये हमारे 4 रेफरेंसेस हैं। जनरली जो हमने कंटेंट लिया है उसमें आपका RK राजपूत है की जो टेक्स्ट बुक है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी,
उसको हमने रेफ़र किया हुआ है। इसके अलावा कुछ फॉरेन राइटर्स की बुक हैं, जैसे माइकल पी ग्रूवर का इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छी बुक है, जॉन विली पब्लिकेशंस की है। तो आपको और अगर डिटेल चाहिए हो तो आप इन बुक को प्रेफर कर सकते हैं। आपने इस लेक्चर को समझा, ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच।